हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप लोग तैयारी भी बहुत ही ज़ोरों शोर से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग पता है हम लोग पैसेज का सीरीज़ कर रहे हैं जो पैसेज एसएससी सीजीएल 2025 के प्री के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। बेसिकली इससे पहले हमने 14 पैसेज को कर लिया है। आज हमारा ये इस सीरीज़ का 15वां लेक्चर रहने वाला है। इस लेक्चर में आज हम लोग देखने वाले हैं उस पैसेज को जो पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2025 के 16 सितंबर के थर्ड शिफ्ट में। तो ये क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड पैसेजेस हैं, लेटेस्ट एग्जाम्स में हुए पैसेजेस हैं, इसलिए काफ़ी रिलेवेंट हो जाते हैं जितने भी एसएससी के अपकमिंग एग्जाम्स है, लाइक सीजीएल, सीएचएसएल है, सीपीयू, स्टेनो है, जो 2026 में होने वाले हैं उन सारे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, ये हमारा क्वेरीज एंड कंसर्न नंबर है। आपको कोई डाउट है, पीडीएफ चाहिए तो आप इससे हमसे शेयर कर सकते हैं। विदाउट एनी फर्दर टाइम वेस्टेज हम लोग शुरू करते हैं आज का ये पैसेज। देखिए, तो पैसेज सॉल्व करने का सबसे बेस्ट अप्रोच हमने बताया है, जो कि एकदम बेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है, कि सबसे पहले आप पूरा पैसेज को मत पढ़िए, क्योंकि अगर आप पैसेज पढ़ने लगे तो उसके वोकैबुलरीज में ही आप उलझ जाइएगा। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एक अप्रोच हो जाता है ये। तो सबसे पहले बेसिक सा अप्रोच, ये बहुत ही अच्छा अप्रोच यही है कि आप सबसे पहले डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ आइए। क्वेश्चंस को आप अपने एक बार पढ़िए और अपने दिमाग में रखिए। हो सके तो 3-4 क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आप पैसेज की तरफ आइए और जैसे ही किसी क्वेश्चन का आंसर मिलता है तो उसको टिक आउट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। इस हिसाब से आपको पढ़ना है। तो उसी मेथड को फॉलो करते हुए आज का पैसेज हम लोग सोल्व करने का ट्राई करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द टोन ऑफ द ऑथर इन द पैसेज। अब ये टोन वाला जो क्वेश्चन होता है वो उसके लिए हमको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ता है, तो इसलिए सबसे पहले आपको इसका जवाब नहीं देना है, अगर ये पहला क्वेश्चन क्यों ना हो, लेकिन आपको इसका जवाब सबसे शुरू में नहीं देना है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द सेंटेंस दैट मोस्ट क्लियरली प्रेजेंट्स द लिमिटेशन ऑफ रिलाइंग सोलली ऑन स्मार्ट वर्क। बस स्मार्ट वर्क पर ही डिपेंड करके रहना, उसका लिमिटेशन क्या हो सकता है, कौन सा सेंटेंस हमको बता रहा है, उसको हमको टिक आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा पैसेज को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा ना। देखते हैं, ये हमारा है स्मार्ट वर्क का लिमिटेशन क्या है, ऐसा एक क्वेश्चन है, उसका जवाब ढूंढने के लिए हम पैसेज को पढ़ना है। देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, in the relentless pursuit of excellence, the dichotomy between the hard work and the smart work emerges not merely as a matter of preference but as a nuanced dialectical in the broader schema of human productivity. Hard work, often equated with sheer diligence, indefatigable endurance, and the linear perseverance, has historically been valorized as the cornerstone of achievement. मतलब बोला जा रहा है कि आज के ज़माना में जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आदमी को चाहिए, उस टाइम पे जो डाइकोटोमी है, डाइकोटोमी बोले तो जो डिफरेंस है, जो गैप आ गया है हार्डवर्क में, जो डिफरेंस आया है किसमें, हार्डवर्क में और स्मार्ट वर्क में, स्मार्ट वर्क और हार्डवर्क में जो डिफरेंस है वो क्या है, वो क्या इमर्ज हो रहा है, बस एक प्रेफरेंस का मैटर होके नहीं बल्कि एक डायलेक्टिकल ब्रॉडर ऑफ स्केमा होके आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हमको हार्ड वर्क में क्या होता है कि हार्ड वर्क में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है, शेयर डिजिलेंस होता है उसमें, बहुत ज़्यादा एंड्योरेंस, बहुत ज़्यादा आपको बर्दाश्त करके चलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा परसिवरेंस आपको दिखाना पड़ता है। मतलब अब बहुत बार नाकामयाब होंगे लेकिन फिर भी आपको वो काम करते ही रहना है, बहुत ही लेस रिजल्ट मिल रहा है फिर भी, तो हार्ड वर्क उसको बोला जाता है। देखिए, द लेबरिंग इंडिविजुअल आर्म्ड विथ नथिंग बट ऑब्स्टिनेसी। मतलब अगर हम हार्डवर्क की बात करें तो एक ऐसा इंसान जो पूरा मेहनत कर रहा है वो क्या करता है, उसके पास कुछ नहीं है, बस ऑब्स्टिनेसी है, मतलब एक जिद है, एक पागलपन है कि हमको काम करना ही है, उसके पास टाइम भी है। इस सेलिब्रिटीज इज फोकलोर एंड बायोग्राफीज अलाइक। तो ऐसे ही इंसान को बायोग्राफीज में याद किया जाता है, मतलब वही सक्सेसफुल होते हैं। However, in an era punctuated by algorithmic precision, cognitive economy, such traditional notions increasingly invite scrutiny. मतलब ऐसा एक चीज़ जो हार्डवर्क है, लेकिन अभी का जो इरा है, अभी का जो मॉडर्न सोसाइटी है हमारा, उसमें हमको ये हार्डवर्क के साथ साथ भी कुछ और भी ऐड करना है। वो क्या है, इनवाइट इस स्क्रूटनी, स्क्रूटनी को इनवाइट करता है। स्क्रूटनी बोले तो जो हमारे लिए बेस्ट अप्रोच है, एक सिस्टमिक अप्रोच में हमको हार्डवर्क करना है। Contrastingly, smart work embodies a strategic orchestration of effort and application of metacognition, resource optimization, and the situational analysis. तो मतलब क्या होता है यहाँ पे देखिए, स्मार्ट वर्क में क्या है कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, एक स्ट्रेटेजी बना के आपको मेहनत करना है, उसको बोला जाता है स्मार्ट वर्क। ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, उसी अप्रोच में करना है कि थोड़ा सा वो कम टाइम कंज्यूम करके कम मेहनत में आदमी काम कर ले, सक्सेसफुल हो जाए, वो होता है स्मार्ट वर्क। ठीक है, इट सीक्स टू मिनिमाइज एंट्रोपी इन लेबर वाइल मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न। मतलब इसमें क्या है, आपको लेबर लेबर बोले तो मेहनत कम करना पड़ता है, मतलब रैंडमनेस के साथ जो लेबर है वो कम है, मतलब ऐसी लापरवाही के साथ मेहनत नहीं करना बल्कि एक स्ट्रेटेजी बना के आपको काम करना पड़ता है स्मार्ट वर्क में। और हार्ड वर्क में तो आपको एकदम परसिवरेंस के साथ, एकदम ऑब्स्टिनेसी के साथ काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ें बताया जा रहा है यहाँ पे।
अभी हमारा जो क्वेश्चन पूछा था उसका तो हमको जवाब अभी नहीं मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं बस स्मार्ट वर्क करने से क्या प्रॉब्लम आता है, बस वो है हमारा क्वेश्चन। देखिए, दे ट्रांसिट द ट्रेडमिल ऑफ यूनिडायरेक्शनल एक्सर्शन बाय इंसर्टिंग इंटेलिजेंस इनटू एग्जीक्यूशन, नेवरदलेस द ग्लोरिफिकेशन ऑफ स्मार्ट वर्क विदाउट द सबस्ट्रेटम ऑफ हार्ड वर्क यील्ड्स इट्स ऑन इनएडिक्वेसीज। यही बोला गया। देखिए, स्मार्टनेस डिवाइड ऑफ रिगर ऑफन कल्मिनेट्स इन सुपरफिशियलिटी, यही तो बोला जा रहा है। देखिए, यही क्वेश्चन हमारा है। बस आप स्मार्टनेस दिखा रहे हैं, आप थोड़ा सा भी मेहनत नहीं कर रहे हैं। डिवाइड ऑफ रिगर, रिगर बोले तो थोड़ा सा मेहनत करना, टॉयल करना। तो अगर आपका बस स्मार्टनेस दिखा रहे हैं, उसमें रिगर नहीं है, ज़रा सा भी मेहनत नहीं है, तो वो एक रिजल्ट देगा क्या है, सुपरफिशियलिटी। मतलब आप कामयाब तो होंगे लेकिन लॉन्ग टर्म का आपको एक सक्सेस नहीं मिलेगा। आपको एक शॉर्ट टर्म में आप कामयाब होंगे, आपको कामयाब उतना, आपका जो कामयाबी उतना डीप नहीं होगा, उतना गहरा नहीं होगा। बस अगर आप सिर्फ स्मार्टनेस से आप कोई काम कर करते हैं तो ठीक है, उस काम को अचीव तो कर लेंगे लेकिन उतना अच्छे से आप नहीं उसको अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, वही चीज़ है। हार्ड वर्क हैज़ हिस्टोरिकली बीन वैलेराइज्ड, ये नहीं है, अभी हमने पढ़ लिया कौन सा आंसर होगा। देयर ट्रांसिस द ट्रेडमिल, ये भी नहीं होगा। स्मार्टनेस डिवाइड्स ऑफ रिगर, वो स्मार्टनेस जिसमें रिगर नहीं होता, जिसमें मेहनत नहीं होता है, वो कल्मिनेट करता है, रिजल्ट देता है सुपरफिशियलिटी में। मतलब वो काम का जो रिजल्ट है वो उतना अच्छा हमको नहीं मिलता है, वो मिलेगा भी रिजल्ट तो एक शॉर्ट टर्म के लिए होगा, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी वेरी करेक्ट आंसर। द सैगेशियस वर्क इज व्हेन डैश, ये भी यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप ऐसे भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए, अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, फ्रॉम अ फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव, ए फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव से व्हाट आर्ग्यूमेंट डज द ऑथर मेक अबाउट द डाइकोटमी बिटवीन द हार्ड वर्क एंड द स्मार्ट वर्क। क्या मतलब, एक अगर आप सोचे फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव से, तो ऑथर ने क्या आर्ग्यूमेंट पेश किया है, लाया है कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसके उसके लिए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसके लिए क्या आर्ग्यूमेंट लाया गया है। दे मस्ट हार्मोनाइज टू अचीव सस्टेनेबल रिजल्ट्स। तो इसके लिए थोड़ा सा आप थोड़ा पढ़ते हैं आगे हम लोग, तो हमको पता चलेगा ना। देखिए, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कल्मिनेट्स इन द सुपरफिशियलिटी, ठीक है। लाइकवाइज, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि बस अगर स्मार्ट वर्क करते हैं, हार्ड वर्क नहीं है, तो भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसमें स्ट्रेटेजिक रिडायरेक्शन नहीं है, तो भी एक बर्नआउट है बोले तो बहुत ज़्यादा बोझ आपको लगने लगेगा, इनएफिकेसी हो जाएगा। इसीलिए क्या है, नेसेसिटेट करता है कॉन्फ्लुएंस को, मतलब इन दोनों का एक मिलाव को, एक बैलेंस को हमको लेके चलना है। मतलब हार्ड वर्क करना है, उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी चाहिए हमको। ये दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे, बैलेंस में लेके चलेंगे, तब हम एक अच्छे रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। पूरा पैसेज का यही एक सार है, यही एक जिस्ट है उसका। द सगेशियस वर्कर इज वन हु टेम्पर्स ग्रिट विथ गाइड, हु लेबर्स नॉट जस्ट विथ एफर्ट, बस वो मेहनत से ही क्या नहीं करता, लेबर नहीं करता है, बट विथ एफिकेसी, एक स्मार्टनेस के साथ एफिशिएंट होकर वो काम करता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ का यही है मतलब, ये पैसेज करना कहना चाह रहा है ये दोनों के डिफरेंस के बारे में, कि ये दोनों का जो डिफरेंस है उसको बैलेंस होकर करना है। ये नहीं कि सिर्फ स्मार्टनेस कर रहे हैं, हार्डवर्क नहीं है, यानी ये भी नहीं कि सिर्फ हार्डवर्क कर रहे हैं, कोई स्मार्टनेस नहीं, नहीं, दोनों को लेके चलना है। तो वही बोला जा रहा है, दे मस्ट हार्मोनाइज। हार्मोनाइज करना मतलब यहाँ पे बैलेंस करना है। दे मतलब यहाँ पे स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क, ये दोनों बैलेंस में लेकर चलना है टू अचीव सस्टेनेबल रिजल्ट्स। एक अच्छा, एक लॉन्ग टर्म के लिए जो रिजल्ट हमको चाहिए, उस वैसे रिजल्ट के लिए हमको ये दोनों चीज़ों को बैलेंस में लेकर चलना है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द वेरी करेक्ट आंसर। वन मस्ट डोमिनेट द अदर फॉर सक्सेस, एक दूसरे को डोमिनेट करना है नहीं, मतलब स्मार्टनेस करके पूरा हार्डवर्क को डोमिनेट करना है, ऐसा नहीं, दोनों को बैलेंस में लेकर चलना है। दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पैराडिग्म्स, मतलब दोनों का मतलब बराबर बराबर ही रिजल्ट मिल जाएगा, एक्सक्लूसिव है नहीं, ऐसा भी नहीं है। स्मार्ट वर्क इज द ओनली वेएबल पाथ इन द मॉडर्न एज, बस स्मार्ट वर्क ही से हम अभी क्या ज़माने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, ऐसा भी बात बिल्कुल नहीं है। दोनों को एक मर्ज होकर के, दोनों को एक बैलेंस में लेकर चलना है, तभी हम एक सस्टेनेबल रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। यही आर्ग्यूमेंट हमारा ऑथर ने पेश किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बचा है, व्हाट डज द फ्रेज मिनिमाइज एंट्रोपी इन लेबर, ऐसा एक फ्रेज हमने पढ़ा था। एंट्रोपी करना मतलब, एंट्रोपी मतलब होता है कैओस। कैओस, कैओस मतलब क्या है, रैंडमनेस, मतलब उतना प्लान करके नहीं, मतलब ऐसे ही काम करना, रैंडमनेस को बोला जाता है एंट्रोपी, कैओस। तो ये स्मार्टनेस के बारे में बता रहे, स्मार्ट वर्क में क्या होता है, ये स्मार्ट वर्क मिनिमाइज करता है एंट्रोपी इन लेबर। अगर मेहनत कर रहे हैं तो उसमें कैओस और रैंडमनेस नहीं होता है, मतलब स्ट्रेटेजी के साथ कि क्या क्या काम को करना है, कौन सा टाइम में क्या करना है, वो सब के साथ हम स्मार्ट वर्क में कोई भी काम को करते हैं, ठीक है। तो ये मिनिमाइज एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, रिड्यूस फिजिकल स्ट्रेन, फिजिकल स्ट्रेन का कोई बात हुआ है नहीं। एलिमिनेट रैंडमनेस, यहाँ की क्योंकि एंट्रोपी का मतलब ही क्या होता है, रैंडमनेस, कैओस। तो एलिमिनेट करता है रैंडमनेस को, एंड इनएफिशिएंसी इन एफर्ट, एफर्ट में आपको रैंडमनेस और इनएफिशिएंसी को हटाता है स्मार्ट वर्क में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर।
अवॉइड स्ट्रक्चर सिस्टम ऑफ वर्क, यही तो हमको चाहिए होता है, तो ये अवॉइड कैसे कर देगा भाई, तो ये तो गलत हो जाएगा। इंक्रीज वर्कलोड टू अचीव रिजल्ट्स फास्टर, वर्कलोड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, बहुत ज़्यादा काम करना है ताकि बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट मिले, ऐसा भी बात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए, विच मेटाफर इज यूज टू डिस्क्राइब यूनिडायरेक्शनल एक्सर्शन। अभी हमने पैसेज को पढ़ते वक्त ही एक लाइन देखा था यूनिडायरेक्शनल एक्सर्शन का। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में होने वाला एक्सर्शन। एक्सर्शन बोले तो मेंटल या तो फिजिकल जो हमारा एक्सरसाइज होता है उसको बोलते हैं एक्सर्शन। फिजिकल और मेंटल एफर्ट को बोला जाता है एक्सर्शन। या देखिए, ट्रेडमिल, ट्रेडमिल आपने देखा होगा, मतलब अभी के जिम वगैरह में अगर जाएंगे आप तो एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा ऐसा कुछ हैंडल टाइप का लगाया होता है, उसको पकड़ के बस उस पर आदमी दौड़ता है, तो वो यूनी डायरेक्शनल होता है, बस एक ही डायरेक्शन में जाता है। उसमें आदमी बस एक ही आगे की तरफ दौड़ता है, मतलब एक ही जगह पर है, उसका कदम आगे की तरफ बस चलता है, पीछे की तरफ नहीं चलता है, तो ये यूनी डायरेक्शनल होता है उसमें ना। तो ये ट्रेडमिल का एग्जाम्पल यहाँ पे एक मेटाफर यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे इसका मेटाफर कौन सा मेटाफर यूज़ किया गया है, तो ट्रेडमिल का। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द वेरी करेक्ट आंसर यूनी डायरेक्शनल एक्सर्शन के लिए। एल्गोरिथमिक प्रिसिजन का यूज़ नहीं हुआ है यूनी डायरेक्शन के लिए। और क्रूसिबल ऑफ चैलेंजेस, क्रूसिबल ऑफ चैलेंजेस मतलब बोला जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा क्रूसिबल एक पोट को बोला जाता है जिस पे मेटल वगैरह को पिघलाया जाता है, मेल्ट किया जाता है, इसको मेल्टिंग पोट भी बोल सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल वगैरह में डाल के किसी चीज़ को परखना, इस सब चीज़ को बोलते हैं क्रूसिबल ऑफ चैलेंजेस। सोशल कैपिटल, ये दोनों का भी यहाँ पे कोई सेंस नहीं है। तो यही मेटाफर है, ट्रेडमिल का यूज़ किया गया है यूनिडायरेक्शनल एक्सर्शन को बताने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द वेरी करेक्ट आंसर। अब लास्ट हमारा बच जाता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाता क्या पूछा था, टोन। टोन आपको अब समझ में आ गया होगा। अब ऑप्शंस के हिसाब से हम देख लेते हैं ना। देखिए, क्योंकि अभी हमने बाकी सारे क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ कुछ पैसेज का पार्ट पढ़ लिया, तो अभी हमको कुछ समझ में आएगा टोन के बारे में क्या है। तो क्या यहाँ पे क्या डोगमेटिक टोन है। डोगमेटिक बोले तो हमारा जो बिलीफ है वही सच है और सब लोग को वही मानने के लिए बोलने को बोलते हैं डोगमेटिक। तो ऑथर यहाँ पे कोई ऐसा एक आर्गुमेंट पेश कर रहा है क्या कि हाँ ये चीज़ है, सब लोग इसी को मानना है तभी जाके ऐसा हो सकता है, नहीं। ऐसा डोगमेटिक, डोगमेटिक बोले तो असर्टिव, असर्टिव बोले तो हम जो एक चीज़ मनवाना चाह रहे हैं किसी से, तो हमारा ऑथर हमसे कोई चीज़ को मनवाना चाह रहा है क्या, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी टोन में नहीं बोल रहा है। रेवरेंट, रेवरेंट बोले तो रेस्पेक्ट को बोलते हैं, रेस्पेक्टफुल, रेस्पेक्टफुल, रेस्पेक्टफुल। तो क्या हमारा ऑथर कोई भी चीज़ को एक रेस्पेक्टफुल टोन में बोल रहा है क्या, ये चीज़ बहुत अच्छा है। रेस्पेक्टफुल है तो क्या है, बहुत ही लवली है, लवली है, एडोरिंग है, बहुत क्या है, बहुत ही प्रशंसा कर रहा है किसी चीज़ का, नहीं। यहाँ पे हमारा ऑथर ना किसी चीज़ को प्रशंसा कर रहा है, ना ही किसी चीज़ को मनवा रहा है, ना ही वो इनडिफरेंट इंडिविजुअल तो एकदम उदासीन है, ऐसा भी नहीं है। वो एनालिटिकल टोन में बोला है। एनालिटिकल बोले तो पहले एनालाइज किया है कि हाँ हार्डवर्क का क्या प्रॉब्लम है, हार्डवर्क करने से सब क्या होता है, स्मार्ट वर्क करने से क्या होता है। फिर लास्ट में वो कंक्लूजन की तरफ पहुंच गया है कि अगर हमको एक सस्टेनेबल अचीवमेंट हमको चाहिए तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का बैलेंस हमको चाहिए। स्मार्ट वर्क के साथ साथ हमको हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क के साथ साथ हमको स्मार्ट वर्क भी करना है एक सस्टेन रिजल्ट हमको मिलने के लिए। तो वो एनालिटिकल टोन में बोला है। सबसे पहले उसने एनालाइज किया है कि क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या परेशानी होगा सिर्फ हार्ड वर्क किया तो, और सिर्फ या तो स्मार्ट वर्क किया तो। इसलिए फिर लास्ट में बोला है कि दोनों का बैलेंस होना चाहिए, तब जाके हम एक सस्टेनेबल रिजल्ट की तरफ पहुंच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर। एनालिटिकल टोन में हमसे पैसेज को ये बताया है। तो यही था हमारा 5 क्वेश्चन का ये पैसेज। उम्मीद करता हूँ ये पैसेज काफ़ी बेनिफिट आपको पहुँचाएगा। इस पैसेज में आप स्कोर कर पाए होंगे 4 या तो 5। अगर 4 या 5 स्कोर कर पाए हैं तो बहुत अच्छा ट्रैक पर हैं, 4 भी है तो भी ठीक ठाक ट्रैक पर हैं। अगर इससे नीचे हैं तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये हमारा चैनल है एसएससी इंग्लिश हब, इसी पर हमने सारे पैसेजेस को प्लेलिस्ट लगाया हुआ है। क्लोज टेस्ट का प्लेलिस्ट है, पीक्यूआरएस का है, आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल से बेनिफिट अगर पहुँच रहा है आपको आपके प्रिपरेशन में, तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल एक नए पैसेज के साथ। थैंक यू वेरी मच।